हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीम ज्योग्राफी लेक्चर क्लास में स्वागत है। इंडिया ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत और शिखर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर सीरीज में देखें, हिमालय पर्वत तथा पूर्वोत्तर भारत के जो प्रमुख पर्वत है और पर्वत चोटी, इसके बारे में विस्तृत रूप में अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग गुजरात में देखें कौन कौन सी पहाड़ी है, और राजस्थान में अरावली पर्वत के बारे में, और मध्य प्रदेश के जो विंध्यन पहाड़ी है, विंध्यन पर्वत है, उनका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो मेरा स्पेशली टॉपिक है वो है दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत और पर्वत शिखर। तो देखिए, इंडिया का ये मैप है, और इस इंडिया के मैप पर देखेंगे कि जो पर्वत है, जैसे मध्य प्रदेश में एक है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है। धूपगढ़ पर्वत चोटी महादेव पर स्थित है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि महादेव पर्वत पर धूपगढ़ चोटी स्थित है या सतपुड़ा पर्वत पर है, तो महादेव पर्वत पर। अगर महादेव पर्वत ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सतपुड़ा हो जाएगा, और यदि महादेव ऑप्शन में है तो महादेव ऑप्शन का सही आंसर धूपगढ़ पर्वत चोटी होगा, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत का पूरी विस्तार ही महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर इसका थोड़ा और पूरी विस्तार, जिसको हम कहते हैं मैकाल पर्वत, जिसको मैकाल पर्वत कहते हैं, यह एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत की, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। अमरकंटक पहाड़ी से ख़ास तौर से जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, जैसे नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, तो इसका उद्गम स्रोत जो है अमरकंटक चोटी माना जाता है, और यह नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। और मैकाल पर्वत के उत्तरी भाग से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, और ये सोन नदी उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए जाकर वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो नर्मदा, सोन और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत है, और मैकाल पर्वत पर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया जिसका नाम है अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी इसी पर स्थापित किया गया है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है कि यहाँ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क है, तो भी इसी पर स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इस क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे उनके संरक्षण के लिए नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। मैकाल पर्वत के थोड़ा उत्तर पश्चिमी भाग में देखेंगे तो एक मिलेगा कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी है, और इसी के थोड़ा उत्तरी भाग में है सोनपार पहाड़ी है। सोनपार पहाड़ी है, इसके उत्तरी भाग में है। इन दोनों के मध्य से ही एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी चूँकि इसमें देखा है तो सोने के
बारीक कण पाए जाते हैं सोन नदी में, जिसके नाम पर सोन नदी रखा गया है। और जो सोनपार पहाड़ी है इसमें भी सोने के जो है खदान के पता लगाए गए हैं और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के आसपास इसका पूरा विस्तार देखा गया है सोनपार पहाड़ी के। फिर इसके थोड़ा और उत्तर पूर्वी भाग में जाएंगे, ख़ास तौर से झारखंड में। तो झारखंड में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है पारसनाथ पर्वत चोटी। ये छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ जो पर्वत चोटी है ये झारखंड में स्थित है और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो नाम है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पर्वत चोटी का नामकरण किया गया है और यह झारखंड में स्थित है। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में देखेंगे तो एक और पर्वत है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी है। ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है और ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। राजमहल पहाड़ी जो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। जुरासिक युग में जब ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था तो उस समय ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए मैग्मा के शीतलन और ठंडा होने के पश्चात इस पहाड़ी का निर्माण माना जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी जिसका नाम है मेलान पहाड़ी है। और थोड़ा सा इसके दक्षिण में आएंगे तो एक मिलेगा रायगढ़ पहाड़ी। वो भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। उड़ीसा में है, उड़ीसा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गड़जात पहाड़ी। ये उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे है। ये कह सकते हैं कि उत्तरी उड़ीसा के भाग में है गड़जात पहाड़ी है। देखिए गड़जात पहाड़ी जो है ये मैग्नीज, लौहयस्क इत्यादि के भंडार के लिए फेमस है। और इसके जो और दक्षिण भाग में आएंगे तो उड़ीसा में ही एक पर्वत है जिसका नाम है नयागढ़ पहाड़ी। नयागढ़ पहाड़ी है। इस पहाड़ी के थोड़ा दक्षिण पूर्वी भाग में आएंगे तो एक मिलेगा महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी शिखर या चोटी। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में है, महेंद्रगिरी नाम है और यह नयागढ़ पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये हो गया उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का पहाड़ी। मध्य प्रदेश में अब देखिए थोड़ा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आएंगे तो एक है अजंता पहाड़ी। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है अजंता पहाड़ी। यह गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं इसी में बनाया गया है। और सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य से
ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है पश्चिम की तरफ, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। महाराष्ट्र में एक और पहाड़ी जिसका नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई। कालसूबाई कहीं के लिखा रहा था कालसूबाई। इसकी ऊंचाई जो है 1646 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कालसूबाई जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह मान लीजिए पूछा जाता है कि सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कालसूबाई है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए दक्षिण भारत के जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि जो कालसूबाई है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जब आता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें अगर अनाईमुड़ी ऑप्शन लिखा हुआ तो अनाईमुड़ी आप लोग लगाइएगा, नहीं तो कालसूबाई लगाइएगा अगर कालसूबाई है ऑप्शन में तो। क्योंकि कालसूबाई जो है ये पश्चिमी घाट खास तौर से सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और जबकि जो अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है केरल में। फिर इसके बाद हरिश्चंद्र पर्वत के थोड़ा और दक्षिण पूर्वी भाग में जाएंगे तो एक पर्वत है जिसका नाम है बालाघाट पर्वत। बालाघाट पर्वत है। बालाघाट पर्वत जो है यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तृत है। 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह मैंगनीज के भंडार के लिए फेमस है। बाकी यहाँ चूना पत्थर भी पाया जाता है। चूना पत्थर का निष्कासन यहाँ से किया जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ी है उसके बारे में देखते हैं। एक तो है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है एरामाला पहाड़ी। आंध्र प्रदेश के ये पश्चिमी भाग में है। एरामाला पहाड़ी है, और इसी के एरामाला पहाड़ी के पूर्वी भाग में है नल्लामाला पहाड़ी। नल्लामाला पहाड़ी है। एरामाला पहाड़ी और नल्लामाला पहाड़ी दोनों के मध्य में एक घाटी है जिसका नाम है नंदयाल घाटी। नंदयाल घाटी है। तो ये पूछा जाता है कि एग्जाम में कि नंदयाल घाटी किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। किन 2 पर्वतों के मध्य में है, तो एरामाला पहाड़ी और नल्लामाला पहाड़ी के दोनों के मध्य में है। आंध्र प्रदेश में नल्लामाला और एरामाला पहाड़ी के मध्य नंदयाल घाटी। फिर इसके बाद थोड़ा और दक्षिण में आते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में तो एक पहाड़ी मिलेगा जिसका नाम है वेलिकोंडा पहाड़ी। वेलिकोंडा पहाड़ी है। इसी के थोड़ा और दक्षिण पूर्वी भाग में देखेंगे तो जिसका नाम है पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी, वेलिकोंडा और पालकोंडा पहाड़ी ये दोनों आंध्र प्रदेश में ही है। पालकोंडा पहाड़ी के थोड़ा सा पश्चिम भाग में जाएंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर है एक जिसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम
पहाड़ी है। शेषाचलम पहाड़ी जो है ये भी जैव विविधता से संपन्न है। यहाँ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है जैव विविधता को संरक्षण के लिए। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विस्तृत है। फिर इसके बाद और दक्षिण में आते हैं तो एक मिलेगा जावादी पहाड़ी, तमिलनाडु में है। जावादी पहाड़ी है। जावादी पहाड़ी के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मेलान पहाड़ी या मेलागिरी पहाड़ी। मेलागिरी पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कर्नाटक प्लस तमिलनाडु की सीमा पर है। यह चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ चंदन के वन पाए जाते हैं मेलागिरी पहाड़ी पर। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मेलागिरी पहाड़ी कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो एक मिलेगा सेवराय पहाड़ी, वो भी तमिलनाडु में ही है। सेवराय पहाड़ी है। सेवराय जो पहाड़ी है तमिलनाडु में है। सेवराय पहाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भाग में एक है पालनी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में ही पालनी पहाड़ी। ये सब पहाड़ी बागवानी फसलों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ख़ास तौर से जो मसाले की जैसे लौंग है, काली मिर्च है, तो और इसके अतिरिक्त अन्य जो बागवानी फसलें हैं उन सब के लिए ज़्यादा ये फेमस है। चूँकि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जिससे इनके ढलानों पर चाय की खेती हो गई, कॉफ़ी की हो गई, या जो है देखा जाए तो मसालों की खेती हो गई, तो यहाँ किया जाता है। अब कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है कर्नाटक में, यह लौह अयस्क भंडार के लिए, लौह अयस्क भंडार एवं मैग्नीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात देखा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का जो खनन होता है वो बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है, और यहाँ से मैग्नीज और लौह अयस्क का बृहद मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बाबा बुदन पहाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भाग में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई 1823 मीटर है। 1823 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंद्रेमुख जो है ये बाबा बुदन पहाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, अर्थात ये पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। यहाँ नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क स्थापित किया गया कर्नाटक में। ये भी जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। इसके और दक्षिण में आएंगे तो एक मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, देखिए जो नीलगिरी पहाड़ी है ये 3 राज्यों में विस्तृत है। खासतौर से केरल है, कर्नाटक है और
तमिलनाडु है। 3 राज्यों में फैला हुआ है। और चूँकि जैसे जैसे हम देखा तो उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। तो जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, दोनों का नीलगिरी पहाड़ी मिलन स्थल भी है, संगम जिसको कहते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का संगम माना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में एक दक्षिण भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है और यहाँ पर देखा जाए तो केरल में एक शांत घाटी है जिसको साइलेंट वैली कहते हैं, वो भी जैव विविधता से अत्यधिक संपन्न है। और नीलगिरी पहाड़ी की ऊंचाई देख रहे हैं लगभग 2600, जो ऊंची चोटी है 2637 मीटर है। तो अर्थात यहाँ देखा जाए तो शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसको हम शोला वन कहते हैं या सोलास वन कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, जिन्हें शोला या सोलास वन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। या मान लीजिए अगर पूछता है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो हाँ पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, खासतौर से टीटी में पूछा गया था कि सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें पश्चिमी घाट ऑप्शन था, तो पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं सोलास वन। ये कैसे वन है? तो शीतोष्ण वन है, क्योंकि जब 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है। तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वहाँ की जो वनस्पति होती है वो शीतोष्ण प्रकार की होती है। नीलगिरी पहाड़ी के और दक्षिण में आएंगे तो एक मिलेगा अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी ये भी केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। केरल में इस पहाड़ी पर स्थित केरल में सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है अनाईमुड़ी की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ये बार बार पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इसके और दक्षिण में देखेंगे तो एक मिलेगा कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी ये भी तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। ये इसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। कार्डमम या इलायची, इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ये इलायची जो मसालों में उपयोग किया जाता है, इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कार्डमम पहाड़ी। सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन इसी पहाड़ी पर होता है। और इसके दक्षिण में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अगस्थ्यमलाई पहाड़ी।
अगस्थ्या मलाई पहाड़ी, ये केरल में है अगस्थ्या मलाई पहाड़ी। और दक्षिण में आएंगे तो सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है जिसका नाम है नागरकोइल पहाड़ी। सबसे दक्षिण में आएंगे तो एक मिलेगा नागरकोइल पहाड़ी जो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो मान लीजिए पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा पर्वत है, तो नागरकोइल दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा पर्वत है, तो नागरकोइल पर्वत है, नागरकोइल पहाड़ी है। यह भी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो पहाड़ी है ख़ासतौर से प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी है। देखिए जैसे जैसे हम देखा जाए तो इसके मध्यवर्ती भाग से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। और ऊंचाई बढ़ने का कारण यही है कि जैसे मैं कि पहले वीडियो में बताया था भूगर्भीय संरचना में कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो उस समय इसका जो मध्यवर्ती भाग होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ धंसता है, जबकि दक्षिणी भाग ऊपर की तरफ उठता है, जिससे यहाँ की पहाड़ी थोड़ा अधिक ऊंचाई है। और पश्चिमी घाट जो है एक खड़े कागार के रूप में है, क्योंकि इसके तटीय भाग जो है यहाँ देखा जाए तो उत्थान और अवतलन की प्रक्रिया, खास तौर से जो मालाबार तट है इसका उत्थान हुआ, ऊपर की तरफ उठा है, और कोंकण तट और कन्नड़ तट इन दोनों का अवतलन हुआ है। तो जिससे क्या है कि यहाँ देखा जाए तो भ्रंशन की क्रिया हुई है, और देखा जाए तो जो स्थल खंड थे वो नीचे की तरफ दब गए हैं। तो पश्चिमी घाट जो है एक खड़े कागार के रूप में है। और ये जो पर्वत हैं देखा जाए तो छोटे छोटे जो पर्वत शिखर हैं ये जैव विविधता से अत्यधिक संपन्न है, जिनका विस्तार देखा जाए तो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसे सह्याद्री पहाड़ी भी कहते हैं। सह्याद्री देखा जाए तो उत्तरी भाग है सह्याद्री, चूँकि पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री एक संस्कृत शब्द है, और यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, क्योंकि अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं यहाँ अत्यधिक वर्षा करती हैं, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती हैं, जिससे यहाँ सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं और जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और जैव विविधता से अत्यधिक संपन्न है। पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक होने के कारण इसको हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट देखा जाए तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जैव विविधता से संपन्न होने के साथ साथ वहाँ जैव विविधता पर संकट भी उत्पन्न होता रहता है, तो ऐसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ी के बारे में अध्ययन किए विस्तृत रूप में। धन्यवाद।